assalamu alaikum. This is Meera. Hope you all are doing well. You are watching Sports. And कल का दिन बाबर आजम के लिए बहुत लकी था. हर तरफ एक ही पोस्ट जारी है कि बाबर आजम ने सेंचुरी की है. और हैरत की बात यह है कि जो लोग ये कहते थे कि बाबर एंकर रोल प्ले करता है, अटैक करने की तरफ नहीं आता, इस पूरी सेंचुरी में सिर्फ एक डॉट बॉल थी उनकी. एंड 52 बॉल्स के ऊपर 190 प्लस के स्ट्राइक रेट पर बाबर आजम हैव स्कोर्ड अ सेंचुरी. सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू हिम. इस पे बात करेंगे. बट इसके अलावा एक और बहुत ही हैरान कुन चीज ये हुई कि केकेआर का कमबैक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट, विच वाज रियली अमेजिंग. इस हवाले से भी बात करेंगे. एंड आज एक और बड़ा मैच है, मुंबई इंडियंस एंड गुजरात टाइटंस. तो देखना ये है कि दोनों टीम्स में से आज कौन अपना लोहा मनवाता है. बिकॉज जिस तरह से हमने केकेआर का कमबैक देखा है, तो मोस्ट प्रोबेबली आज हम होपफुल हो सकते हैं कि मुंबई इंडियंस भी आज जो है वो डोमिनेट करते हुए नजर आए. दिस इज नॉट अ प्रेडिक्शन, बट आई थिंक सो कैसा हो सकता है. इस हवाले से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं. मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद मोहसिन साहब. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. और उनके साथ मौजूद है इरफान ज़हीर साहब. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी. थैंक यू, आपने सही नाम लिया. अच्छा मोहसिन साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि कलकत्ता नाइट राइडर्स की परफॉर्मेंस के हवाले से आप लोगों ने वैसे तो बड़ा डिटेल्ड प्रोग्राम रात को किया भी था. आई वाज अनएबल टू ज्वाइन. लेकिन ये है कि अगर आप उनका कमबैक देखते हैं एक बड़ी टीम के अगेंस्ट, एक ऐसी टीम के अगेंस्ट जो कंसिस्टेंटली जीत रही थी, जिसमें वैभव सूर्यवंशी भी है, जायसवाल भी है, तो इतना स्ट्रॉन्ग कमबैक हुआ क्या सडनली? असल में केकेआर को विन करने के लिए जरूरी था कि राजस्थान ना कोलैप्स करता. एग्जैक्टली. और केकेआर की इसमें ये जो राजस्थान रिकवर नहीं कर सका किसी एक स्टेज पे भी, उनका टॉप ऑर्डर स्कोर ना करना और उनके मिडिल ऑर्डर पे बोझ आना, ये सेकंड टाइम टेस्ट हुआ है. दोनों दफ़ा ही वो मिडिल ऑर्डर उनका वजन नहीं उठा सका. और इस दफ़ा तो बिल्कुल वो जिस तरह आरआर ने वो किया, राजस्थान ने कोलैप्स किया. फिर बॉलिंग इतनी अच्छी रही है कि उन्होंने फिर दोबारा उनको रिकवर नहीं करने दिया. देखे ना, 3 बॉलर्स ने जो अपने ओवर्स किए हैं उसमें उन्होंने ऑलमोस्ट 12 ओवर किए हैं. उसमें मेरा ख्याल कुछ 60 रन और 7-8 विकेट्स ले गए हैं. तो अगर आप इस तरह 12 ओवर्स को दरमियान में माइनस ही कर देंगे तो 8 ओवर की परफॉर्मेंस क्या रह जाएगी. तो आप जब किसी बॉलर को मौका देते हैं 4 ओवर्स में 2 से 3 विकेट का, तो फिर आपके पास रिकवरी का टाइम होता नहीं है. यहाँ आपने 3 बॉलर खड़े कर दिए अपने खिलाफ, तो वो तीनों के, और चक्रवर्ती अपनी फॉर्म में आ गया. और देखे ना, 14 रन है, 4 ओवर हैं, 3 विकेट है. फिर साथ नारायण है. स्टार्ट इनका ठीक था, फास्ट बॉलिंग के गए, ऑलमोस्ट ठीक था, बहुत शानदार तो नहीं था लेकिन इट वाज ओके. सूर्यवंशी ने मतलब अपना एक करेक्टर वाली, जिस तरह जो उसका मिजाज है उसके मुताबिक इनिंग खेली. तो लेकिन जिस वक्त वो आके नारायण आया और नारायण के बाद फिर चक्रवर्ती आया, तो फिर वो एकदम से वो क्रैप्स हो गया. बाद में जो अगर कोई हिट शुट मारने होते आगे नहीं मारनी थी. तो वो उस वजह से ना वो किसी एक स्टेज पे भी रिकवर नहीं करने दिया केकेआर ने उनको. और वो 150 आरआर को, तो वो जिस वक्त वो आते हैं 156, स्टार्ट उनका भी कोलैप्स ही था. लेकिन स्कोर इतने कम थे और फिर वो उनकी टेल ने, उनके मिडिल ऑर्डर ने उनको फिनिश कर दिया. तो मैं समझता हूँ कि वो कोलैप्स ही हुआ है, जो जिसकी वजह से केकेआर. लेकिन देखिए ये भी अच्छी बात है. अगर हम देखें तो इससे पहले नहीं, बॉलिंग की परफॉर्मेंस ने उन्होंने कोलैप्स किया ना. और अगर आप देखें तो इससे पहले जो मैचेस केकेआर खेल रहा था, अगर इन केस के कोई टीम नहीं भी परफॉर्म कर पा रही थी, या लाइक अगर आप देखेंगे इवन जो उनका पिछला मैच था, वो कोई इतना आउट ऑफ द वे जाके परफॉर्मेंस नहीं थी दूसरी टीम की, बट स्टिल दे लॉस्ट द मैच. तो मतलब ये है कि वो कमबैक ही नहीं कर पा रहे थे. अच्छा इरफान साहब, आपसे अगर मैं पूछूं कि कल के मैच में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से क्या मिस्टेक हो गई, क्या उनके कोलैप्स करने की वजह ये थी कि उनको बिलीव था कि कलकत्ता नाइट राइडर्स जो है वो एक बुरी फॉर्म में है, तो हम मतलब उन पे किसी भी तरह से डोमिनेट कर पाएंगे? क्या थोड़ा लेस कह ले कि आप मतलब ओवर कॉन्फिडेंस आ गया क्या की टीम? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं कह सकते, बट हमें लगता है कहीं ना कहीं टॉप ऑर्डर बड़ा अच्छा है. उसके बाद आपका मिडिल ऑर्डर का भी हम कल भी बात कर रहे थे. एकदम फिर आपको लगता है कि शायद वो स्टेबिलिटी नहीं है, या उस तरह के प्लेयर नहीं है जो डीप लेके जाएं या फिर मैच को फिनिश करने की एबिलिटी रखते हो. वो मुझे लगता है कि वो रिलायंस ज्यादा टॉप ऑर्डर पे बहुत ज्यादा है, और नीचे आपको लगता है एकदम से आपका है. फिर बॉलिंग का भी आपको लगता है कहीं ना कहीं
प्रॉब्लम है, बॉलर का भी इस तरह नहीं है। फिर एक और चीज़ भी हमने कल बात की, जडेजा से सिर्फ 3 ओवर करवाए गए और 3 ओवर में 9 रन दे के उन्होंने 3 विकेट ली, चौथा ओवर क्यों नहीं करवाया गया, मुझे उसकी लॉजिक समझ नहीं आई। हाँ। तो रिजेश प्रॉब्ली से शायद जिन्होंने 1.2 किया, 21 कंसीड किया। तो ये कुछ टेक्निकल डिसीजन होते हैं जो आपके ऑन द ग्राउंड कप्तान ले रहा होता है, वो गेज करता है चीज़ों को। तो आपका इतना एक अच्छी बॉलिंग चल रही है तो आप किस तरह कंप्लीशन नहीं करवा सकते। हार जीत दैट इज सेकेंडरी थिंग, बट अब अपनी जो तमाम चीजें हैं उसको आप फिल अप तो करते हैं ना जी, आप उसको लेके चलते हैं। तो वो एक मुझे उसके डिसीजन की ना कोई लॉजिक समझ आई, ना कोई गेम सेंस समझ आई, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि कप्तान की गेम सेंस अपने 10-11 लड़कों के अलावा ऑपोजिशन से भी और आगे होनी भी चाहिए। अच्छी है, अगर आप हाँ, नहीं उसके वैसे performance भी देखते हैं बिल्कुल तो अच्छी है उसकी, पटिटार के अलावा देखते हैं तो अच्छी लगती है इसीलिए। लेकिन हमने अपने जितने भी इस प्लेटफॉर्म पे शोज किए हैं, बात क्यों करते हैं शिराज सैयद की, क्यों ज्यादा हम बात करें कि वो थोड़ा सा एक स्टेप आगे नजर आ रहा है बाकी कप्तानों से। बाकी टीम ठीक है, हाँ वो जब कुछ टॉप चीजें एक अच्छी करते हैं तो एक गलत भी करते हैं। तो कल भी आपने कहीं ना कहीं अपने टैक्टिक्स की वजह से आपने मैच के अंदर आप कर सकते थे, मैच को आप क्लोज भी लेके गए, टॉप से आपने 3 आउट भी कर लिए, डिस्पाइट ऑफ इट कि आपने जो प्रेशर बिल्ड करना था तो आपने जो ओवर को कंज्यूम प्रॉपर तरीके से नहीं किया। तो कई दफा फिर होता है कि जब आपको विकेट्स नहीं मिलती तो अच्छा कप्तान क्या होता है कि वो फील्ड प्लेसिंग बॉलर के साथ बात करके उस तरह आउट करने की कोशिश करता है। बट इन T20 क्रिकेट हम नॉर्मली क्या देख रहे हैं कि कैप्टन खड़ा हो जाता है और बॉलर को कहता है जी वो कुछ करेगा और आप अपने तौर पे सोच रहे होते हैं। बट जो शूट कैप्टन है, ठीक है, वो साथ साथ हर बॉल को गेज करता है, वो अपनी प्लानिंग करता है, वो प्लान करके बॉलर के साथ आउट करता है। और इवन फिर आपको ये T20 में तो इतना कम नजर आता है, टेस्ट में तो बहुत ज्यादा होता है फिर, क्योंकि टेस्ट में बैट्समैन को हरी तो है कोई नहीं, वो अपना टाइम ले रहा है। तो लेकिन जो समझदार है, और इवन आप वसीम वकार से अगर बात करें, मेरी जब भी उनसे बात हुई है वो कहते हैं हम 5-5 ओवर एक बैट्समैन को सेट करने में लगाते थे। कि मतलब वो संगाकारा का बता रहे थे, एक दफा मोहम्मद आसिफ से मेरी बात हुई, कहते संगाकारा जो था वो बाहर वाली बॉल को बहुत अच्छा खेल रहा था, हाँ तो मैं उसे कम से कम 5 ओवर बॉल बाय करता रहा हूँ। 5 ओवर कहना आसान है, एक बॉल मैं सिर्फ उसके अंदर लेके आया जिसपे मैंने उसे आउट किया, क्योंकि मुझे पता था क्योंकि वो इसकी माइंड के विकेट साथ खेलते माइंड के हैं साथ ना, खेलते थे। वेरिएशन यस, की सबसे तो बड़ी बात आप होती कई है। दफा फिर जब बड़े प्लेयर होते हैं या टीमें होती हैं या बड़ा बड़ा बॉलर है या कप्तान है खास तौर पे, अक्सर मैं व्हाट्सएप के साथ शो करता हूँ तो आप यकीन करें ऐसी सी वो डिटेल चीजें बता रहे होते हैं कि ये प्लेसमेंट इधर कर लेता, इसको इधर लगता, फाइन लेग को पीछे ले जाता, इसको इधर करता, ये इस लाइन पे बॉल करता, मतलब क्योंकि वो खेले हुए हैं, वो कप्तानी की भी बात भी करते हैं, तो ये आपको फिर ना कमेंट समझ कमेंट्री आती भी है। करते हैं। तो अब क्योंकि हमारा काम इन लोगों के साथ इतना बात कर करके हमें भी चीजें काफी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह समझ आती हैं, तो जब नहीं कर रहा होता कप्तान तो हमें लगता है यार ये क्यों नहीं कर रहा हाँ और ये अपनी चीज मिस क्यों कर रहा है। तो ये आई एम श्योर ये बड़ा मैटर करता है, और कप्तानी तो एक बहुत बड़ा आर्ट है। एक और और साहब तो आपको पता है कि हम लोग हाँ जब जी, डोमेस्टिक में कमेंट्री मैंने क्योंकि मैं एज अ प्रेजेंटर होती हूँ, वो कमेंटेटर होते हैं, तो वो उनके साथ जब हम लोग वो शेयर करते हैं ना टाइम, तो वो मैच कोई भी चल रहा हो वो उसकी जो बारीकियां बता रहे होते हैं ना, सीरियसली ऑब्वियसली ये बहुत क्रिकेटर है ना, डिटेलिंग में जाते हैं। क्रिकेटर है, कोच है। जी एग्जैक्टली, मतलब आप देखिए सिखाते भी हैं। अच्छा मोहसिन साहब, जिस तरह से अभी इन्होंने कप्तानी की बात की है, अगर हम देखें इसके बाद हम खैर आज के मैच में भी मूव करेंगे, बट एक सवाल और कि मेरे नजदीक आप देखें कि अगर हम देखें पटीदार, श्रेयस अय्यर, या अभी तक रियान पराग भी अच्छा जा रहा था, और मतलब ये है कि बाकी सारे कैप्टन जो हैं वो आप कह लें कि एक तरफ, बट ये तीन जो है ये डोमिनेट कर रहे हैं। बट ये है कि श्रेयस का माइंडसेट एक तरफ है, पटीदार का माइंडसेट एक तरफ है, बिकॉज वो विराट कोहली भी उनके अंडर खेल रहे हैं। और अगर आप बात करें श्रेयस की, तो आपको क्या लगता है कि पंजाब किंग्स के लिए कितना एक प्लस पॉइंट है श्रेयस का एज कैप्टन? बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये जो क्रिकेट होती है और स्पेशली T20 में आपके पास कोई टाइम नहीं होता, और बाकी मतलब वनडे में और टेस्ट में आपके पास फिर भी एक रिकवरी टाइम होता है, सोचने का टाइम होता है। T20 में कल एक 32 रन का ओवर लगा, हाँ जी, कहानी खत्म हो गई। हाँ, वो एक फैसला ही है ना कि आपने एक मार्करम को ओवर दे दिया, और एक फैसला ही डिसीजन ही है ना। 32 रन आपने खा लिए, तो इसका मतलब है आपके ज़हन ने कुछ मिस कैलकुलेट कर दी। और ये वो चीज़ें हैं जो कप्तान देख रहा होता है, और वो इतना क्विक होता है T20 में कि 20 ओवर हैं, 11 लड़के आपके पास हैं, 11 ही उधर खड़े हैं, 22 लोग हैं, 20 ओवर हैं, आपने उन तमाम को प्लान करना है। फिर आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते, आपके अगेंस्ट कोई ऐसी परफॉर्मेंस आ जाती है, वो बॉलिंग की, बैटिंग की, तो टाइम टू टाइम क्विकली डिसीजंस ले रहे होते हैं। फिर आप सिर्फ डिसीजन वो उस मौके का नहीं ले रहे होते, यार नहीं, अगर ये बॉल ये करेगा तो पीछे 2 बैट्समैन बैठे हैं, तो वो खब्बे हैं, तो मेरे पास सज्जे हैं, तो मैं उनको क्या प्लान करूंगा।
ये बड़ा ही शार्प काम है। उसमें श्रेयस जो है वो एक शानदार कप्तानी कर रहे हैं। और मजे की बात बताऊं, जी जब उनसे पूछा गया कि आप किस कप्तान को रेट कर रहे हैं, तो उन्होंने पटीदार को कहा। उसकी वजह है ना, मतलब आप देखें कि वो जिस तरह फ्रंट पे आकर हर चीज को लीड कर रहा है, उसके लिए बड़े स्ट्रॉन्ग नर्व चाहिए, लेकिन जितना अग्रेशन चाहिए, जितनी पॉजिटिविटी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अगर आप उसको ग्राउंड में देख रहे हैं तो जिस वक्त उसने अपनी इनिंग खेलनी है तो वो एग्जाम्पल बना देनी है, जिस वक्त उसने अपनी फील्डिंग करनी है तो वो भी उसने एग्जाम्पल बना देनी है। इस मैच में भी वो एक ऐसा कैच पकड़ने वाले थे कि वो पीछे को दौड़ रहे थे और हाथ लग गया था उनका, तो वो मतलब कैच हो जाता, वो मिरेकल ही होना था। तो कैच देखे ना कि रोहित जैसा बंदा और सूर्य कुमार यादव आपके खिलाफ खेल रहे हैं, रोहित भी खेल रहा है, और जो कैच उन्होंने पकड़ा है और जो एक्सप्रेशन उन्होंने दिए हैं, इतना मजा आया मुझे रोहित ने कि क्या क्या देखो कि कर रहे यार। हाँ मतलब ये कोई बात करने वाली, इस तरह बंदा कहता है यार ऐसे क्या इतना पढ़ो ना। और सूर्य कुमार तो पहले ही बड़ा एक्सप्रेसिव है, यादव जो है, तो वो उसने भी एक ऐसा मुंह बनाया कि लो जी। तो वो ना, ये होती है ब्यूटी ऑफ द क्रिकेट, जो वो फ्रंट से लीड कर रहा है। जब आपका हर जगह कप्तान जान मारता हुआ अग्रेसिव नजर आ रहा हो, अपनी एनर्जी अंदर दे रहा हो, तो वो सारी की सारी बैटरी फिर काम कर रही होती है। अच्छा, इसमें मुझे जो लगता है, ये वैसे माइंडसेट जो ना इंकलकेट किया, ये विराट कोहली ने किया। विराट कोहली को देखें कि इससे पहले कॉन्सेप्ट आप प्रीवियस जितने मर्जी कप्तान देख लें, नॉर्मली वो मिड ऑन मिड ऑफ पे मिड विकेट पे फील्डिंग करते थे। विराट कोहली ने ये माइंडसेट चेंज किया कि अगर मैं वो लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे जाके उसने फील्डिंग करता था, जब वो खुद कप्तान 5 साल रहा, तो उसने 4-5 साल कप्तानी के अंदर जब उसको लगता था तो हॉट स्पॉट पे खुद जाके वो उनको कवर करता था। उससे ये क्रिकेट के अंदर, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक के अंदर ये माइंडसेट आया कि कप्तान है तो भजन क्या मकसद है कि आप पास रहेंगे या इजी स्पॉट पे रहेंगे। फिट भी होना जरूरी है, और ये इस अप्रोच से भी निकलना जरूरी है कि मैं कप्तान हूं जी, मैं पास खड़ा हूं बॉलर के। अब उससे ज्यादा जरूरी है कि आप भजन उधर से भी बात कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो वो हॉट स्पॉट पे खुद गया विराट कोहली, और उसने फिर आके ये अप्रोच दी। और जिस तरह श्रेयस अय्यर कर रहा है, पटीदार कर रहा है कि वो भी अब ऐसे हॉट स्पॉट पे जाके, ऐसे जोन पे जाके फील्डिंग करते हैं जहां उनकी स्ट्रेंथ है या सबसे ये की पोजीशंस है। तो ये मेरा ख्याल है एक बंदा आके कई दफा पूरी गेम वो को डिपेंड करता है ना, वो डिपेंड करता है कि अगर आप अच्छे फील्डर हैं तो फिर उस जगह हाँ जी, जाएंगे ना। obviously। अगर आप मतलब अगर आप फास्ट बॉलर हैं, मतलब आप उस्मान तारक को किसी टीम का कप्तान बना दे, फिर करेंगे मतलब, तो वो भी यार तुसी बहुत ही आगे चले गए। तो वो आपका अच्छा फील्डर होना भी, आप जिन प्लेयर्स का आपने नाम लिया, मतलब वो तो नहीं, आउट लेकिन क्लास अच्छे फील्डर होते भी थे, लेकिन हमने टेंडेंसी नहीं थी। बट इसने एक अप्रोच चेंज की गेम के अंदर, एक नई चीज लेके आया वो जिसको अब क्रीप सब होना फॉलो भी कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि आप ना पूरी, अब अगर आप मिड ऑन पे खड़े हैं ना, तो आप पूरी प्लेसमेंट को अपनी कुछ जज नहीं कर सकते। ये भी ज़हन में रखिएगा। कप्तान क्या होता है कि उसने फील्ड को प्लेस करना होता है। अब फील्ड प्लेसमेंट के लिए सबसे बेस्ट आदमी होता है विकेट कीपर, जिसको सारी की सारी बॉल किधर आ रही जा रही। और अगर आप मिड ऑन मिड ऑफ मिड विकेट कहीं ऐसे एक्स्ट्रा कवर खड़े हैं ना, डीप फाइन लाइक डीप पे, तो वो फिर आपको फील्ड्स के एंगल्स का बिल्कुल आइडिया नहीं होता, ना ही आपको एंगल ऑफ द स्विंग का आइडिया होता है। तो बहरहाल वो हर कप्तान की एक अपनी चॉइस होती है। सबसे पहले तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो बैट्समैन है, इसकी वीकनेस क्या है, ये किस साइड पर ज्यादा चलता है। अगर आपको उसकी इंफॉर्मेशन हो तो फिर आप वो बात दफा होता है कि एक प्लेयर मिड विकेट का तगड़ा है तो वो कहता है अच्छा यार मतलब वहां मुझे चांस लेना चाहिए, ऐसे जैसे रिजवान है या साइम इनफैक्ट लेग साइड पर उसकी बड़ी थी, तो मतलब ये कि वो फील्डर्स वहां पर लगाने शुरू कर दिए, ट्रैप हो जाता है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि बड़ी जिम्मेदारी होती है, अगर आप मतलब इस बाउंड्री लाइन के पास हो तो बड़ी जिम्मेदारी है। फिर आप ये भी मैं मत भूले कि उनके डगआउट में रिकी पॉन्टिंग बैठा है। हाँ एग्जैक्टली, वो भी अग्रेसिव है। उसकी भी पूरी क्रिकेट हिस्ट्री एग्रेशन से भरी हुई है, वो भी एग्रेसिव है। तो वो ही एग्रेसिव, आज तक रिकी पॉन्टिंग का नंबर नहीं बदलता हमारे। हाँ, तो वो पहचाने ही अपने नंबर से जाता है। और मतलब वो ऐसा एक यस एग्जाम्पल है। तो उसका अपना अग्रेशन का मतलब, मैं ये नहीं कह रहा कि मार धाड़, अग्रेशन का मतलब है कि ब्रेव, दिलेरी, अटैकिंग। आप तो T20 में अगर आप अटैक नहीं कर रहे, डिफेंस कर रहे, डिफेंस। शोएब अख्तर 160 पे बॉल करता था, इसको लगी हुई है बॉल उसकी, फिर पुल मारता था। मतलब मैं इसकी दिलेरी का बताऊं, मैं पूरी पीक पे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज बता रहा हूँ, इसको लगा है, इसका खून निकल रहा है, वापस आया है,
फिर शुएब अख्तर बाउंसर मारा, फिर पुल मारा है, फिर चौका फिर कर रुक दिया। रहा है। आपको बड़ा appreciate ठीक करते है, हैं, ठीक अक्सर है, इन तो रोज वो ने जिक्र किया। तो यही ये चीज है। उसकी बिल्कुल दिलेरी का आराम से। एलिमेंट और गिलक्रिस्ट भी ये उस दौर के अंदर फिर हिडन भी आए, फिर वो सारे तगड़े आगे, लेकिन जो स्टार्ट था ना इनकी क्रिकेट को इस एग्रेशन की तरफ लेके जाने का, वो रिकी पॉन्टिंग था। अच्छा, क्योंकि अब बात शुरू हो ही गई है तो जरा हम आए अपने बाबर आजम की तरफ, क्योंकि अब हाँ जी। सेंचुरी हो गई है, बहुत सारे लोगों की गिले शिकवे दूर हो गए होंगे। देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं बिल्कुल बचकाना बात नहीं करना चाहती हूँ कि ये हम सेंचुरी की वजह से बाबर को डिस्कस कर रहे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमने बड़े टाइम के बाद ना वो वाला बाबर देखा है जो हम मिस कर रहे थे 23 के बाद से, 23 से, बल्कि हम ना 23 से ऑनवर्ड्स हम मिस कर रहे थे। हमने वो 2021 वाला बाबर देखा है जिसने मतलब एक तो मैच फिनिश करने से लेकर उसने अपना स्ट्राइक रेट, हर चीज जो है वो ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कोई वो जादू की छड़ी जो है ना वो आ गई है इनके पास। तो बाबर आजम की कल की परफॉर्मेंस पे क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जब पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया कहती रही कि बाबर ने अगर मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है तो ऐसे खेलनी है, It's a तो process. बाबर को 3 से 4 साल क्यों लगे इस बात को मानने में? आपने पहले अपनी अप्रोच रखते, कोई एक गेम सेंस डेवलप करते और उस तरफ लेके चलते, तो 3-4 साल क्यों आप उस अपने रिजल्ट रहे? और जब आपके पास कुछ नहीं रहा तो आपने कल आके वो जो क्रिकेट खेली जो पूरी दुनिया खेल रही थी और सब डिमांड कर रहे थे, आपने वो खेली। और बाबर के दूसरी लिए ये क्रिकेट खेलना कोई बड़ी बात नहीं थी जितनी क्रिकेट सेंस उस बंदे के पास। चले, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम ज्यादा नहीं, डिबेट ऑनेस्टली करेंगे मैंने जी। एक दफा सनाउल्लाह जो हमारे जर्नलिस्ट हैं स्पोर्ट्स के, उनसे एक दफा हम बात करेंगे तो उन्होंने बताया प्रोग्राम में, उनकी क्लिप भी है कि उन्होंने बताया कि बाबर आजम से डिस्कस करने के बाद जितनी क्रिकेट सेंस उसको है, वो जिस तरह से लोगों को रीड कर रहा होता है ना, नहीं इसको यहाँ पे करना चाहिए, इसको यहाँ पर आकर खेलना चाहिए, तो वो हम अक्सर सोचते हैं कि ये अपने पे क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ। मेरा फिर मैं ये लंबा टॉपिक है, इस पे लदा गप लगाएंगे तो पाकिस्तान फिर कभी सक्सेस टीम में क्यों नहीं लेके आए, प्लेयर क्यों डेवलप नहीं कर पाए, ये फिर इस पे रिजर्वेशन है मेरी इस पे, ठीक है। तो वो फिर बड़ी लंबी डिबेट है। जहां तक उनकी परफॉर्मेंस पे रहते हैं, परफॉर्मेंस के अंदर एक तो टाइम क्यों लिया इतना ज्यादा, दूसरी फॉर्म बड़ी अच्छी नजर आई 3-4 साल के बाद। फ्लो, मैं फ्लो को देख रहा हूँ कि जो फ्री फ्लोइंग लास्ट सेंचुरी आई थी उनकी ओडीआई के अंदर, आपको याद होगा ट्राई नेशन के अंदर, तब भी हमने बात की थी कि कोई फ्लो नहीं था उस इनिंग्स का, वो एक बिल्कुल फ्लोलेस, फ्लो के बगैर विदाउट फ्लो इनिंग्स थी, और उसमें कहीं भी आपको नहीं लगा कि बाबर को रिस्क ले रहा है। कल रिस्क लेते भी नजर आए, कल शॉट्स भी सब कुछ थी। अब तीसरा पॉइंट ये है, इसका तीसरा पॉइंट ये है कि अब क्या पीएसएल के अंदर तो बाबर हमेशा रन करते आए, सिवाय पिछले सीजन के, वो टॉप पे ही होते हैं, टॉप में नहीं होते तो नंबर सेकंड पे होते हैं। तो क्या बाबर पीएसएल की परफॉर्मेंस के ऊपर क्या हम ये अब माने समझे कि क्या इंटरनेशनल में भी ऐसे ही परफॉर्म करेंगे, ये स्टिल एक क्वेश्चन रहेगा अनटिल अनलेस यही परफॉर्मेंस आपकी रेप्लिकेट नहीं होती जाके इंटरनेशनल के अंदर। तो इसलिए ये भी कुछ चीजें हैं, बट अगर इस परफॉर्मेंस पे रहे और कल की बारी पे रहे तो आउटस्टैंडिंग थी, और शायद पूरा पाकिस्तान यही बाबर से एक्सपेक्ट करता है। वो खुद भी शायद यही अब चाहते होंगे कि अगर मैं रहता हूँ, क्योंकि जो प्रेशर आ रहा है साउशकील पे, आगा देखे बिल्कुल क्लूलेस हो चुका है, साउशकील की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, रिजवान बिल्कुल नीचे है, इन पे भी वही प्रेशर था। तो चले, एटलीस्ट कोई तो निकला, किसी ने तो कुछ चेंज किया, देर आए दुरुस्त आए। अभी बाबर की आई एम श्योर 4-5 साल की क्रिकेट है, उसमें कोई पाकिस्तान को कोई टाइटल जिताएं, कुछ विक्ट्रीज दिलवाएं, जो हमारा गिला भी है उनके साथ कि अल्लाह ताला ने आपको इतना ब्लेस्ड और गिफ्टेड किया है, आप वन ऑफ द बेस्ट लेजेंड बन सकते हैं, बट आपने अभी तक नहीं अचीव किया, तो अब ये टाइम है, करके दिखाएं। कहते हैं ना, खुदा जिसको इज्जत दे उससे कोई छीन नहीं सकता, तो सही इज्जत तो बात। बाबर आजम बहुत दी है और बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग भी है उनकी। लेकिन एक और हमारे फेवरेट खिलाड़ी रिजवान कब सेंचुरी कर रहे हैं मुझसे साहब? अच्छा, तो होगा सवाल हो ना, देता मुश्किल मन देता। चलो वापस एक्सचेंज कर लो। नहीं, अब तो हो गया, अब तो हो गया। बस हो गया। अच्छा, वो बाबर को अभी बहुत कुछ साबित करना और वो करके। अच्छा, मैं इसका आप ही के सवाल का जवाब देना। जी। जिस तरह बाबर ने एक चीज को अंडरस्टैंड किया कि जी मुझे प्रेशर आ रहा है, इसका मतलब कल जो उन्होंने इनिंग खेली ये वो खेल सकते थे, इसलिए हम 2.5 साल से बात कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे हमने ये बात रिजवान को तो नहीं कही, नहीं कही, डिस्कस किया हमने, नहीं। खेल ही नहीं सकते। इसी तरह ही हम बाबर पे कंटिन्यूस बात की और हर दफा यही कही कि भाई आप पे बात इसलिए हो रही है क्या मैं एबिलिटी है, तो उसने ये करके दिखा दिया। अब यही चीजें फिर ट्रांसलेट ना हो आगे जाके, तो फिर कसूर किसका हुआ? बाबर का ना, कि एक दफा कर रहे तो रिपीट भी कर सकता है। तो लिहाजा अब हमें देखना ये है कि यही चीज आप आगे जाके इसको आगे इंटरनेशनल में करते हैं नहीं करते।
दूसरा ये भी होना है कि अभी आपका इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई आपको 2 डाउन खिलाता है तो फिर बाबर को वो नहीं खेलना चाहिए, वरना वो वहीं खड़ा हो जाएगा जहां पहले खड़ा था। ये सबसे इम्पोर्टेंट अगर बात ये है। उसमें से निकल आया है, उस लॉक में से निकल आया है, तो फिर उसको अगर आपने खिलाना भी है और उस लॉक से निकला भी है, तो फिर आपको चाहिए कि सिर्फ उनको ओपनर तक खिला दें, आप फखर की जगह उसको ले आएं। लेकिन ये मत कीजिए कि जी इसने क्योंकि स्कोर कर ली और आप 2 डाउन कर रहे हैं और बाबर उस पर मान भी जाए, वरना एग्जैक्टली आप उसी तरह ही आउट ऑफ फॉर्म हो जाएगा जिस तरह वो पहले था। पहले भी उसका प्रॉब्लम यही हुआ कि उसकी टेक्निक को क्योंकि ओपनर की थी, नीचे जाके जिस वक्त जिससे स्पिनर वैसे ही प्रॉब्लम में है उसको आप 2 डाउन कैसे खिला सकते हैं। तो एक तो ये होगी। अब आ गया आपका रिजवान वाला सवाल। देखिए रिजवान से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, रिजवान से मुझे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि भाई आपकी मेहरबानी एटलीस्ट कहीं तो ये जस्टिस शो कर दो कि आप 2 साल से आउट ऑफ फॉर्म हो, ठीक नहीं कर रहे, ये खुद से तो कम से कम मान जाओ। तप्पड़ होएगी तो सब करेंगे तो तप्पड़ होएगी तो फिर देखे ना, उसने 3 बातें की हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुन लें जरा। पहला तप्पड़ तो वो ये कह रहे हैं कि हाँ वो कहते हैं तप्पड़ तप्पड़ नंबर 1 वो कहते हैं कि मैंने ना स्विंग जो है, देखिए कुर्बान जाऊं उनके सुनने के और बेहतरीन मैं बारी जाऊं उनके जवाब देने के और फिर साफी के उसको डाइजेस्ट करने। वो कह रहे हैं कि जनाब मैंने मैनेजमेंट के साथ बैठा और ओपन मैं इसलिए कर रहा हूं कि यासर से स्विंग नहीं खेली जाती और यासर हमारा ओपनर है, स्विंग से बचाया उसे और मैंने उसे स्विंग से बचाया। अच्छा आपने कहा बचाया, तू तो 1.5 ओवर नहीं खेलता, फिर यासर की बारी आ जाती, बचाया कैसे है? या तो आप स्विंग खत्म करके जाए ना, हैं? आप तो उसको सगो फंसा देंगे ना कि जी रिजवान से नहीं खेलेगी तो मैं कैसे खेलूंगा। आप तो उल्टा उसको प्रेशराइज करके जा रहे हैं, एक विकेट पे लूज करके तो फिर आप यासर को दे रहे हैं, तो ये भी बात गलत है। भाई आपसे तो खेली नहीं जा रही, बचाया कैसे आपने? या तो आप स्विंग को बहुत अच्छा खेलते हो, तो स्विंग को तो मतलब मिड विकेट तो नहीं ना पाई थी स्विंग में, हैं? कि आपने कभी देखा कि बॉलर स्विंग कर रहा होता नहीं ना, आप देते इनको बाहर है, रखते ही है। आपने कभी किसी प्लेयर को देखा है कि मतलब बॉल स्विंग हो रही है और वो मिड विकेट पे क्रॉस मार रहे हो? वो तो शुक्र है उन्होंने अपने ही लगी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, और दूसरा शान मसूद से कभी ओपन क्यों नहीं करवाते? मैं बताता हूँ। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने ये भी कहा कि अपना मेरी मैनेजमेंट से बात हुई है, ठीक है, इस तरह की बात भी है ना, तो उनका खैर है अगले साल भी तो फिर तू ही है। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, हार गए हैं, उन्होंने बड़ा बैक किया, पैसा लगा उनका, पैसा बहुत लग गया, मुझे पता है सबसे ज्यादा दुखी वही है, लेकिन उनको कह दिया कोई बात नहीं है, उन्होंने कहा कर लेंगे कोई मसला नहीं, मुझे पता है अंदर से वो दुखी होंगे, मुझे सब पैसा लगा उनका। तो लेकिन आप ये सारी चीज को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप सारी चीज को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं हारा हूं, और ये भी कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी वजह से हारे कि मेरी वजह से हारे। तो यार कुछ ना करो, स्टेप डाउन तो कर दो, वहां आप बहुत बड़े हो जाते, आप कहते देखें मैं हारा हूं, मेरी वजह से आ रहा हूं, मेरी परफॉर्मेंस से आ रहा हूं, मेरे फैसलों से आ रहा हूं, तो मैं स्टेप डाउन करता हूं, मैं टीम के लिए अवेलेबल रहूंगा, सर्विसेज मेरी अवेलेबल है, आई एम अवेलेबल द टीम, जहां मैनेजमेंट चाहे मुझे खिला दे। तो आप एक हीरो की तरह साइड पे हो जाते। आप बुरी परफॉर्मेंस से साइड पे होना या मैनेजमेंट के किसी फैसले से होना या अपना अपना आप प्रेशर में ये बात कर देनी, ये बहुत जमीन आसमान। अच्छा उनसे पूछा गया कि आपने आगा से ये पूछा गया कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तो उन्होंने कहा मैं छोड़ दूंगा T20, तो आप भी छोड़ देंगे? कहते आपकी ख्वाहिश है तो मैं छोड़ देता हूँ। तो लेकिन ये है कि मुझे ही कहा गया था ना मैं छक्का नहीं मार सकता, तो मैं कितने अच्छा खेला, छक्के मारे मैंने, तो अब मैं मेरी मेहनत में कमी है ना, मेहनत अच्छी करके आऊंगा तो मैं फिर दोबारा टीम में जगह बनाऊंगा। तो भाई आप पहले मेहनत कर लें, आपने 17 मैच कंसेक्टिव 18 में 17 हार चुके हैं, आप खुद ही कह रहे हैं कि मेरी मेहनत में कमी होगी, तो हम देखें जो कल भी आपने बात की थी मैं उसी में ऐड करना चाहूंगा, आपको कौन कह रहा है क्रिकेट छोड़ें? आप कहते हैं मुझे एक ही काम आता है, तो आप क्रिकेट ही खेलें, हम तो कभी नहीं कह रहे गुल्ली डंडा खेलें या कबड्डी खेलें, आप सिर्फ डोमेस्टिक में जाएं जो बच्चों को सिखाते हैं और वो करके। और दूसरा इसका काउंटर पार्ट ये है कि आपसे जब नहीं हो रहा था तो अब्दुल्ला फजल को आपने कहा जी हमने मुझे कोच ने कहा अच्छा लड़का रखो तो रख लिया, तो भाई उसको ओपन पे क्यों नहीं खिलाया? नहीं आप हर मैच हार रहे हैं, हर मैच हार रहे हैं, तो एक मैच में उस बच्चे को 2-3 मैच खिला दो यार। आप कह रहे हैं मैं बच्चों के लिए कुर्बानी देता हूँ, मैंने सरफराज के लिए भी एक दफा नंबर छोड़ा था, उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे से नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा टीम को कहा कि सरफराज को खिला ले,
तो भाई तो फिर अब्दुल्ला फजल को नहीं कह सकते थे आप, इसको भी आप खुद कप्तान हैं। डोमेस्टिक का एक बड़ा अच्छा हाँ जी performer बिल्कुल, है, वो टीम में उसके आ आप चुका है, उसको टेस्ट में भी बेखल आ गया आ गया वो जी। हाँ, तो वो ये है कि उसके लिए एक जगह बना दी जाती वो बेहतर होता। अच्छा फिर वो कहते हैं कि मैं रीजन हूँ, मेरी वजह से टीम हारी, ये कह के तो फिर उन्होंने कहा जी वो जमान खान इंजर्ड हो गया, नसीम शाह को हो गया, कामरान गुलाम की बैक स्टिफ होगी, फिर उन्होंने 7-8 जस्टिफिकेशने भी दे दी कि ये यार वजह बनी। वो तो मैंने कहा ना कि जी आप मुझे ये बताएं कि जी 4 5 6 7 टीमें अनफिट हो गई, प्लेयर्स अनफिट हो गए, मान ली बात, उसकी वजह से आप हार सकते हैं, उसकी वजह से आप हार सकते हैं, मान लिया, उसकी वजह से आप क्यों स्कोर नहीं कर रहे, ये दसो तो नहीं लता कोट दसी आगे भाई आप स्कोर अपना तो आपने करना है कि जमान खान ने आके करना है। आप ये कह सकते हैं कि देखो जी मैं तो 100 की था और मेरे पास बॉलर नहीं थे, वो डिफेंड नहीं कर सके, फिर भी बात समझ आती है। देखें जी मैंने तो 70 किया, 100 किया, मैं तो परफॉर्म की है, मेरे साथ किसी और ने नहीं किया। भी आप कर रहे हैं 3 2.5 पौने 6 7 और उनको आप कह रहे हैं कि जमान नहीं था। जमान को कुछ स्कोर देंगे तो डिफेंड करेगा ना। अच्छा चले, खैर ये तो एक ना खत्म होने वाली डिस्कशन है, लेकिन नहीं बहुत खत्म खत्म हो गई। अब ये है कि हम आगे बढ़ते हैं। बोलना नहीं और की है। आईपीएल आज एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैच है, एक तरफ मुंबई इंडियंस है, दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस हैं। तो प्रेडिक्शन जो है वो हम लोग अपने पैनलिस्ट की ले लेते हैं कि इरफान साहब, व्हाट डू यू थिंक आज कौन जीतने जा रहा है? देखिए लगता तो गुजरात के चांसेस ज्यादा लगते हैं क्योंकि शुभमन गिल से ज्यादा एक्सपेक्ट या ना पूछा करो कि पता कौन करेगा, लेकिन ये कि शुभमन गिल बड़ा अच्छा जा रहा है। सुदर्शन की बात करें वो अच्छा है, बटलर भी फॉर्म में आ चुका है, तो फिलिप की तरफ से नहीं रन आ रहे, बाकी तो इनके तमाम ही रन कर रहे हैं। आपको लगता है कि टॉप 3 जो है वो हाँ इनके अच्छे हैं, और दूसरा इनकी वही बात है, हर दफा इनकी वो रिपीट टेलीकास्ट ही होती है मुंबई इंडियन की केकेआर की तरह, वही बातें करते हैं हम कि नाम बड़े काम फीका, ऊंची दुकान फीका पकवान। तो कोई भी फॉर्म में नहीं है, कोई भी उस शेल से बाहर ही नहीं आ पा रहा, पता नहीं फटीग है या कुछ मेंटल ब्लॉक है। नहीं इसका मुझे ये लगता है, मैं ये समझता हूँ कि मुंबई इंडियन जो है ना, ये जितनी भी आप टॉप टियर टीम्स हैं जो परफॉर्म कर रही हैं ना, अगर आप उसमें देखें तो एक कम्बिनेशन उन तमाम में जो मुंबई इंडियन में बड़ा मिसिंग है। वो क्या है? वो ये है कि अगर आप ये देखिए कि हर टीम में 1 2 3 प्लेयर सीनियर है, बाकी फ्रेश हैं। और अगर आप जीतने की प्रोबेबिलिटी देखें तो मोस्ट ऑफ द सारे मैचेस में आपको एक्सपीरियंस के साथ जो अल्टीमेट परफॉर्मेंसेस हैं वो फ्रेश दे रहे हैं। तो होता ये है कि जब आप जीते हैं ना, तो जीतने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस चाहिए, तो वो दे रहा है सूर्या कुमार यादव, सूर्यवंशी, वो दे रहा है अभिषेक शर्मा, वो दे रहा है जायसवाल, वो प्लेयर्स दे रहे हैं जो फ्रेश लेग्स हैं, जो तगड़े प्लेयर्स हैं। कभी वो पटीदार इनिंग खेल देता है, कभी वजह यही नजर आ रही है ना, की मानना चाहती हूँ, लेकिन उसकी वजह फिर यही नजर आती है कि समवेयर वो फटीग नहीं है। अभिषेक शर्मा के बारे में तो आप कह सकते हैं कि वो एक टूर्नामेंट खेलता हुआ आ रहा है, बट बाकी जितने भी यंग प्लेयर्स हैं वो खुद को प्रिपेयर है आईपीएल के लिए कर रहे हैं। ये जितने प्लेयर्स हैं मुंबई इंडियंस में, समवेयर ये उधर से क्रिकेट खेल कर आ रहे हैं, और वो एक मेंटल ब्लॉक, जिस तरह भी उन्होंने कहा, फटीग होती है। बट रोहित शर्मा करते रहे, इनिंग्स देते रहे, तो रिटायर्ड हर्ट हो गए, उसके बाद चले गए। लेकिन बीइंग प्रोफेशनल ये फिर बड़ा एक क्वेश्चन मार्क और डिबेटेबल चीज बनेगी कि अगर आप कोई इवेंट से पहले खेल के आए और रन नहीं हो रहे इस जस्टिफिकेशन की वजह से, लेट्स को ये है तो टीमें ना अगली दफा फिर पैसे नहीं देंगी, वो कहेंगी कि भाईजान तो मुझे फटीग से ज्यादा मुझे जो लग रहा है ना वो यही है कि एक ही टीम में आपने सारे के सारे एक्सपीरियंस प्लेयर डाल दिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जी वो उनमें से कोई एक कम नहीं है। लेकिन होना ये चाहिए कि जो जीत रहे हैं आप उनको देखें तो सिर्फ जीत क्यों रहे हैं। वो जीत रहे हैं कि कभी वो मुगल चौधरी आके खेल रहा है, कभी वो जाके तो कोई और प्लेयर्स खेल रहे हैं। तो वो जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग आ रही है ना, जो तगड़ी इनिंग आ रही है, या वो अगर आप वो आके तो वो प्रफुल आके इनिंग वो बॉल कर जाता है, कभी वो आके तो वो त्यागी कर देता है, अभी अशोक शर्मा कर रहा है, तो वो 2 3 विकेट्स ले जाना, पहले ओवर में 2 आउट कर देना, ये तमाम परफॉर्मेंसेस जो अगली टीम को डेंट डाल रही है ना, वो यंग डाल रहा है। तो वो जो फ्रेशनेस का एहसास इन्हें थोड़ी सी ना एक ताजा हवा अंदर लेके आए तो ये जीतना शुरू कर देंगे। मेरा मानना है कि मस्ट ऐड करे। लास्ट में मैंने कहा था कि विल जैक के अलावा अगर उनके पास डेस्क पे कोई तगड़े लड़के यंग बैठे हैं ना,
रहे हैं। तो उनको खिला दें, सही कह रहे हैं। जिससे राइट टाइम। लेकिन जैसे रिजवान को अब बाहर नहीं कर सकते, इसी तरह सूर्य कुमार यादव को भी अब नहीं बाहर नहीं नहीं कर जरूरी नहीं नहीं कर है, सकते, वो कर सकते, पाकिस्तान थोड़ी है। पाकिस्तान नहीं है। दूसरी बात ये है हाँ। कि जो आपने बात की है ना फटीग होने की, और टीम मुझे नहीं लगता फटीक का कोई इशू है। ये भी हो सकता है कि अगर अगर तो फटीग इज द इशू, तो फिर ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आईपीएल अपनी जो है ना वो अपने कैलेंडर को समवेयर इस तरह से रखें कि प्लेयर्स को ना। अभी तो वर्ल्ड कप की वजह से जैसे हमारा फेब में होता है, फेब मार्च में हमारा भी आगे गया, उनका वैसे टेंटेटिव आगे यही तो होता है। फरवरी में आई थिंक कुछ भी हाँ, नहीं तो है, कुछ भी नहीं है, तो आगे इस टाइम तरह पर ही। ही होगा। जी जी। बहुत सारे प्लेयर्स आईपीएल में खेलने वाले जो अभी खेल रहे हैं, हो सकता है कि पीएसएल में भी खेल रहे हैं, तो नेक्स्ट पीएसएल हमारा भी थोड़ा डिफरेंट होगा। और गुजरात उसके मुकाबले में ज्यादा, क्योंकि एक तो फिट ज्यादा है, शुभमन गिल है, शुभमन गिल बहुत शानदार कप्तानी कर रहा है, एक तो खुद फॉर्म में, दूसरा बड़ा कंपोज और इंटेलिजेंट बड़ा है। एग्जैक्टली। पांड्या शुभमन गिल बहुत का तो बड़े मैं- बड़े ब्लंडर कर रहा है अपनी फील्ड सेटिंग में, अपनी एडजस्टमेंट्स में, अपनी बाज दफा कॉम्बिनेशन में, बाज दफा बैटिंग ऑर्डर में, और ये सारे के सारे जो है ना काफी सारे फर्क है इनमें। शुभमन गिल का बल्कि मैं जिक्र करना भूल गई थी व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट द टॉप 3 कैप्टन्स, देयर आर एक्चुअली 4। सभी अच्छे हैं, बट लेट्स सी कि अब जो क्राउन है वो किसके सर पे जाती है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पॉइंट्स टेबल पर सिचुएशन क्लियर होती जा रही है। काफी हद तक क्लैरिटी थी, बट सडनली कुछ चीजें चेंज हो रही हैं। सो लेट्स सी कि आज मुंबई इंडियंस उस ब्रेक से, उस पॉज से आगे कंटिन्यू करते हैं या नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच इरफान साहब, थैंक यू सो मच रोशन साहब। थैंक यू। We will catch you back right after the match. Till then, take care. Bye bye.